हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर सेकेंड, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या फिर कंडक्टर बोल सकते हैं। तो बच्चों, जो हमने इससे पहले आर्टिकल किया था दैट इज द बायोट-सैवर्ट लॉ। और बायोट-सैवर्ट लॉ में क्या किया था हमने, किसी एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से उसके सराउंडिंग में हमने क्या निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और साथ ही साथ हमने क्या निकाली थी, उसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन निकाली थी हमने बाय राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल, या इसको हम राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं। तो बच्चों, हमने बायोट-सैवर्ट लॉ में देखा था कि बिल्कुल स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम किसी एक पॉइंट पे क्या निकालते थे, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं वो एक कंप्लीट वायर की वजह से किसी एक पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम विद आरके सर। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम रिकैप करेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ का, बिकॉज वो एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की निकालता था किसी एक पॉइंट पे। सो सबसे पहले हम करते हैं रिकैप ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। तो बच्चों, जो बायोट-सैवर्ट लॉ था उसमें हम क्या लेते थे, हम किसी भी शेप का वायर लेते थे जिसमें करंट क्या फ्लो कर रहा था, आई। और इसके बाद हम एक लेते थे DL, दिस इज द लेंथ एलिमेंट। लेकिन जब इसमें करंट पास करेगा तो इस कंप्लीट क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज करंट एलिमेंट। बच्चों, इस करंट एलिमेंट की वजह से इसके सराउंडिंग एक बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की क्या निकालते थे हम, स्ट्रेंथ। दैट इज पॉइंट P, जहां पर हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। और ये एंगल, लेट अस सपोज ये एंगल फाई था। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया था दैट इज dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL। अगर यहाँ पे एंगल साइन, यहाँ पे एंगल फाई है तो दिस एंगल इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन R स्क्वायर। ये आया था हमारे पास इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से किसी एक पॉइंट पे हम क्या निकालते थे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये था उसका एक्सप्रेशन। और इसके बाद हम इसकी निकालते थे डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए जो हमने रूल्स बताए थे 1 2 3, फर्स्ट रूल मैंने बताया था राइट हैंड स्क्रू रूल। इसके बाद मैंने बताया था राइट हैंड ग्रिप रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं। और इसके बाद जो हमने किया था दैट इज द राइट हैंड पाम रूल, जो सबसे इजी था। जैसे कि लेट अस सपोज ये मेरे पास पॉइंट P है, अगर यहाँ पे मैं डायरेक्शन निकालना चाहूं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड को हमें स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास थंब है, अगर उस थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रखें और फिंगर को R की डायरेक्शन में, मींस जिस डायरेक्शन में हमारे पास डिस्टेंस है उस डायरेक्शन में हम रखें, तो जो पाम है वो हमें बताता था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ इस पॉइंट P पे जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज द इनवर्ड, और हमने इसको किससे रखा है, क्रॉस से। अगर बच्चों ये पॉइंट यहां से अगर इस पॉइंट पे होता तो ये डिस्टेंस क्या आ गया था, R, और ये था हमारे पास IDL। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, थंब को करंट की डायरेक्शन में, जो डिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन में R, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी दैट इज आउटवर्ड, और आउटवर्ड के लिए हम यहाँ पे लगाते थे डॉट। तो बच्चों, ये तो था रिकैप। इसी का यूज करके हम एक स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस सपोज मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको मैं वायर कंसीडर कर रहा हूं। लेट अस सपोज इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट करंट इज द I। तो बच्चों, जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए डिफाइन किया गया है, सबसे पहले हमें एक पॉइंट कंसीडर करना है विच इज परपेंडिकुलर। इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने कोई एक पॉइंट कंसीडर करना है जहां पे हमने क्या निकालनी है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों, आप देखेंगे परपेंडिकुलर जो है यहां भी आ सकता है, परपेंडिकुलर यहां भी आ सकता है। हम किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर हम एक ड्रॉ कर सकते हैं जहां पे हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो बच्चों मैंने कुछ एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लिया, दिस इज पॉइंट पी, जहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों आपने यहाँ सेंटर पे नहीं रखना है, सेंटर पे रख भी सकते हैं, पर सेंटर पे अगर हम रखेंगे तो ये एक पर्टिकुलर केस के बारे में बताएगा, लेकिन हमें एक जनरल केस बनाना है तो इसको या तो अप भी रख सकते हैं या फिर आप डाउन भी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट पी। लेट अस सपोज व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस करंट एलिमेंट, सो लेट अस दिस पॉइंट इज ओ, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैं नाम देता हूं, दिस डिस्टेंस इज द ए। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस करंट एलिमेंट के इस पॉइंट से हम कोई L डिस्टेंस दूर, लेट अस सपोज दिस इज द O पॉइंट, सो यहां पे हम L डिस्टेंस दूर एक हम करंट एलिमेंट ले लेते हैं, दैट करंट एलिमेंट इज द DL। अब बच्चों यहां से लेकर जो करंट एलिमेंट है ये पॉइंट P और जो परपेंडिकुलर है विच मेक्स एन एंगल थीटा, दिस एंगल इज द थीटा, जो इस करंट एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बच्चों हमने जो बायोट-सेवर्ट्स लॉ में है उसमें हमने ये वाला एंगल कंसीडर किया था, सो दिस एंगल इज इक्वल टू फाई। अब बच्चों आप एंगल ये वाला भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है, साइन फंक्शन। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ फाई है तो ये एक कंप्लीट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, दिस इज द 180 या पाई बोल सकते हैं हम। अगर इस एंगल को अगर हम लेंगे तो ये आएगा पाई माइनस फाई, तो साइन फाई लिख लो या फिर साइन पाई माइनस फाई, ये दोनों क्या होती है, इक्वल वैल्यू। तो आप ये वाला एंगल भी ले सकते हैं और ये वाला एंगल भी, मींस अगर ये वाला अगर आप इस पॉइंट को अगर आप ऊपर कंसीडर करते तो आपका ये नीचे वाला एंगल आना था, तब भी हम इसको फाई ले सकते थे हम, अगर ये वाला पॉइंट हमारा अगर यहां पर होता तो। चलो अब बच्चों ये तो हमारे पास आ गया पॉइंट पी, जहां पे हमने क्या निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड, वो जो है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक एंगल थीटा बना रहा है इस करंट एलिमेंट पर, दैट करंट एलिमेंट इज इक्वल टू फाई। सो ये तो हमारे पास आ गया, सो दिस इज द बायोट-सेवर्ट्स लॉ। अब आप सभी बच्चों को याद आ चुका होगा कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या था, दैट इज dv इज इक्वल टू I dl sin थीटा या sin फाई अपॉन r स्क्वायर। अब बच्चों आप देखेंगे हमें इस कंप्लीट वायर की वजह से क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये अगर dl, अगर मैं इस एंगल को थीटा है ये, अगर इस एंगल को मैं यहां तक मींस इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, इस लाइन को मैं यहां पे ज्वाइन कर देता हूं और इस लाइन को मैं यहां पर ज्वाइन कर देता हूं। लेट अस सपोज दिस वायर इज ऑफ लेंथ xy, ये xy वायर है हमारे पास। तो बच्चों यहां से मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या करता हूं, एक एंगल मान लेता हूं, दिस एंगल इज इक्वल टू फाई 1, बिकॉज ये जो डीएल एलिमेंट है यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी, तो इसकी एक लिमिट है जो मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी है, दैट एंगल इज इक्वल टू फाई 1। अब बच्चों यहाँ पे फाई 1, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूं उसको थीटा 1, सो दिस इज द थीटा 1। अब ये जो है ये करंट एलिमेंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी होता है, यहां भी, तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो यहां तक है। बच्चों इसको ऊपर मैंने अगर फाई 1 रखा है तो ये नीचे वाले को मैं क्या कर देता हूं, दिस इज द फाई 2। तो ये एंगल कितना आ गया, सॉरी दिस इज द थीटा 2। ये हमारे पास एंगल आ गए इस कंप्लीट वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बच्चों ये DL है, अगर ये DL देखेंगे तो ये स्मॉल एलिमेंट से बना है, तो अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट। तो अब हम करते हैं सबसे पहले इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, सो बाय बायोट-सेवर्ट्स लॉ या अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ये था करंट एलिमेंट और इसकी वजह से यहां पे निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड और उसकी वैल्यू आएगी दिस इज द dB। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब लेट अस सपोज बच्चों यहां इस पॉइंट से लेकर इस DL का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज द R। तो ये हमारे पास कुछ जो हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ किया था उसी की तरह है, दिस एंगल इज इक्वल टू फाई, ये वाला पॉइंट है, तो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या आता है, I dl साइन ऑफ फाई अपॉन r स्क्वायर, अगर ये r डिस्टेंस दूर होगा तो बच्चों ये तो हमारे पास आ गया। इस इक्वेशन को हम लेट अस सपोज मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार। सो अब हम देखेंगे बच्चों यहां पे
यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो डीएल है वो कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो डीएल है ये यहां तक है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट वायर की वजह से क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये जो डीएल है आप देखेंगे यहां से लेकर, मींस ये डीएल यहां भी हो सकता है, ये डीएल यहां भी हो सकता है, इसका मतलब ये है कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दिस इज डिपेंड अपॉन दिस थीटा, क्योंकि ये हमने यहाँ पे ये लगाया था दिस एंगल इज अ थीटा, लेकिन ये डीएल कहीं भी हो सकते हैं, तो हम इसको डीएल को हम किसके रिप्रेजेंट में लिखेंगे, थीटा के, मींस डीएल इज ए वेरिएबल एंड दैट इज डिपेंड अपॉन थीटा। अब इसके बाद है साइन फाई। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फाई है अब ये एंगल नहीं लेंगे, बिकॉज हमने एंगल लिखा था दिस थीटा, और यही थीटा जो है इस पूरे एंगल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस इस फाई को भी हम इन टर्म ऑफ किस में चेंज करेंगे, थीटा की टर्म में। अब बच्चों लास्ट टर्म है दैट इज आर स्क्वायर, और जो आर है, अब बच्चों यहाँ पे ये डीएल यहाँ पे था तो ये आर यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे डीएल होता तो ये आर कुछ इस तरीके से होता, मींस इसकी लेंथ और इसकी लेंथ चेंज है, और ये सभी का सभी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिपेंड अपॉन थीटा। मींस इन तीनों क्वांटिटीज को, डीएल को, साइन को और आर को हम किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डीएल। अब बच्चों ये वाली जो ट्राइंगल है इसको मैं थोड़ा सा अलग करके बना देता हूं इजी करने के लिए। सो दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट पी, और ये था दिस इज द डीएल, और ये कितना डिस्टेंस दूर था, दिस इज डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस था ए, और ये वाला डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस इज द आर। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है ये मैंने आपको बता दिया था कि हमें क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा पॉइंट पी के लिए। सो दिस इज द 90 डिग्री, और ये जो एंगल था इस ट्रायंगल के लिए दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, और ये जो एंगल था दिस एंगल इज इक्वल टू फाई। तो सबसे पहले मुझे डीएल लेना है। तो बच्चों यहां से अगर आप देखें दिस इज द एल, एल को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां पे हम इसको लगाते हैं tan थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द tan थीटा। अब tan थीटा क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास थीटा है, जिस जगह पे एक एंगल बनता है और 90 डिग्री बनता है उसको क्या मान लेते हैं हम, बेस। तो ये क्या गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा इसके बराबर आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो व्हाट इज द वैल्यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एल, और बेस कितना है हमारे पास, सो दिस इज इक्वल टू ए। सो हमारे पास एल किसके बराबर आ गया, एल इज इक्वल टू ए tan ऑफ थीटा। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे एल नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए था, डीएल। तो डीएल के लिए क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन आएगी दिस इज द डीएल इज इक्वल टू ए, डीएल अपॉन डी थीटा लिख देते हैं, ऐसे रहेगा। ए हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो tan की डिफरेंशिएशन आती है विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो आएगी दिस इज द secant स्क्वायर थीटा। सो बट द वैल्यू ऑफ dl, dl इज इक्वल टू a secant स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, और ये इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 1। तो बच्चों याद रखना आप कि जो d अगर tan ऑफ थीटा निकाले डिफरेंशिएशन की तो ये आएगा दिस इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। ये कुछ बायो वालों के लिए थोड़ा सा टफ लगेगा, मैथ्स वाले इसको इजी कर सकते हैं क्योंकि ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है। सो अब ये हमारे पास आ गया डीएल। सो डीएल अब निकाल लिए, अब हम निकालेंगे फाई। तो बच्चों इसी ट्रायंगल से अगर आप देखें तो ये है फाई, दिस इज द 90 एंड दिस इज थीटा। तो ये इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है। तो सेकंड पॉइंट हम लिख लेते हैं। सो दिस एंगल इज द 90 डिग्री प्लस ये एंगल है हमारे पास थीटा, और ये एंगल है हमारे पास फाई। इन तीनों का सम जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। सो अब हमें निकालना है फाई, और फाई को किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो फाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा। सो फाई इज इक्वल टू दिस इक्वल टू 90 माइनस थीटा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। जो हम ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, अब हमारे पास आएगा आर। सो अब आर को भी लिख लेते हैं। सो आर दिस इज द थर्ड क्वांटिटी। अब बच्चों आर अब हम निकालेंगे
इसी ट्रायंगल से अगर आर निकालेंगे तो हम आर निकालने के लिए जो हमें नॉन वैल्यू है, तो अब हम निकालेंगे इसको ए और आर के रिस्पेक्ट में, मींस हम निकालते हैं cos ऑफ थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस इज इक्वल टू ए एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू आर। तो हमारे पास अगर r लिखेंगे तो r इज इक्वल टू a अपॉन cos थीटा, या फिर r को हम लिख सकते हैं a cos ऊपर जाके क्या बन इसका इनवर्स आएगा, दिस इज द सेकेंड ऑफ थीटा। सो ये क्वेश्चन 1 2 और ये क्वेश्चन नंबर आ गई हमारे पास 3। अब बच्चों ये क्वेश्चन 1 जिसमें हमने dl की वैल्यू निकाली है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, sin फाई को हमने निकाला है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और r को रिस्पेक्ट में निकाला है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर स्टार में। तो अब हम करते हैं इसको पुट, तो ये हमारे पास आ गई फ्रॉम इक्वेशन स्टार, सो व्हिच इंप्लाइज dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, i एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, dl की वैल्यू हमारे पास आई है a सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा, और साइन हमारे पास है ये, और फाई की वैल्यू कितनी है, दिस इज 90 माइनस थीटा। सो दिस इज द साइन 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये आर है उसकी वैल्यू है a सीकेंट थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज द a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा, बिकॉज यहाँ पे आर स्क्वायर था तो हमने इसकी वैल्यू स्क्वायर में कर दी है। सो अब हम इनको कर देते हैं इरेज। अब आप देखते हैं यहां से सीकेंट स्क्वायर से सीकेंट स्क्वायर कैंसिल, एक a से a कैंसिल, सो विच इंप्लाइज db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां से जो क्वांटिटी आई है दिस इज द i एंड दिस इज द sin 90 माइनस थीटा, एंड sin 90 माइनस थीटा दिस इज द cos थीटा, सो दिस इज द cos ऑफ थीटा इनटू d थीटा। बच्चों ये कोऑर्डिनेट्स है, जैसे ऐड शुगर टू कॉफी, तो ये हम साइन क्या रखे हैं 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा मींस a मींस और सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 90 पे क्या हो जाता है ये चेंज, साइन दैट इज चेंज टू कोसाइन एंड कोसाइन चेंजेस टू साइन, दिस इज द cos थीटा अपॉन, और नीचे क्या बच गया, दिस इज द a। सो बच्चों दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। लेकिन हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, कंप्लीट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। तो अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल करंट एलिमेंट की वजह से। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये dl सिर्फ थीटा के रिप्रेजेंट में था, लेकिन अगर आप देखें तो जो लेंथ है, अगर इस एंगल को मैं यहां तक इंक्रीज कर रहा हूं मींस थीटा 2, ये एंगल था हमारे पास, दिस एंगल इज द थीटा 2। तो अगर इस पॉइंट से अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखूं तो ये कंप्लीट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां से मैं ऊपर की तरफ करूं तो ये ऊपर के हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट्स थीटा 1 टू थीटा 2। लेकिन बच्चों यहां पे आप ध्यान से देखेंगे कि ये अगर एंगल मैं फाई जो सॉरी थीटा था उसको अगर मैं प्लस में लेता हूं, तो इसके जो ये क्लॉकवाइज को अगर मैं प्लस लूं तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे हम, माइनस। तो ये इसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट। सो नाउ इंटीग्रेट विद इन द लिमिट्स, और लिमिट्स क्या लिखेंगे हम, थीटा 1 2 माइनस थीटा 2। तो अब हम कर देते हैं इसको इंटीग्रेट, सो विच इंप्लाइज dv की इंटीग्रेशन आएगी, सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i cos ऑफ थीटा इंटू डी थीटा अपॉन a, और इसकी क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के लिए कहां से कहां, फ्रॉम माइनस थीटा 2 से थीटा 1 की रिस्पेक्ट में हम इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट। सो इस तरफ जो आएगा दिस इज द b, यहां पे जो टर्म कांस्टेंट है म्यू नॉट इज कांस्टेंट क्वांटिटी, i जो करंट जाएगा दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी अपॉन 4 पाई कांस्टेंट क्वांटिटी है, a इज आल्सो कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन किसकी होगी, दिस इज द फाई टू थीटा 2 टू थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 डी थीटा। और बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या आती है, यस दैट इज द sin थीटा। तो अब हम इसके आगे इसको यहां कर देते हैं सॉल्व। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a
एंड कॉस की जो इंटीग्रेशन आती है दैट इज द साइन ऑफ थीटा, और लिमिट्स कहां से कहां है, थीटा 2 टू थीटा 1। सो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 2, और बच्चों एक क्वांटिटीज आएगी दैट इज द साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा, जो बच्चों हम यहाँ पे यूज करेंगे। जब भी साइन के फंक्शन में माइनस आता है तो वो माइनस आगे की तरफ आ जाएगा, अगर आगे की तरफ आएगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, और ये किसकी वैल्यू आ रही है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। सो बच्चों ये था एक्सप्रेशन किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और बच्चों इसका जो हम मैग्नेटिक फील्ड तो हमने निकाल ली है, और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय राइट हैंड पाम रूल। तो बच्चों इस तरह से अगर इसकी निकालेंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज द इनवर्स, तो हम इसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। सो अब हम करेंगे इसके आगे स्पेशल केसेस। सो स्टार्ट करते हैं। सो अब हम करेंगे इसके स्पेशल केसेस। सो स्पेशल केसेस ऑफ अब हम करेंगे स्पेशल केसेस फॉर स्पेशल केसेस। तो बच्चों ये जो था, जो हमने फर्स्ट किया था, ये था फॉर फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। सो दिस इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, और ये किसके लिए था, दिस इज फॉर फाइनाइट वायर, या फिर कंडक्टर के लिए बोल सकते हैं। सो दिस इज फॉर फाइनाइट कंडक्टर। अब बच्चों अब जो स्पेशल केसेस आएगा इसको हम कर देते हैं इरेज। फर्स्ट केस इज फॉर इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर। अब बच्चों इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर क्या है, मतलब लेट अस सपोज हम एक कंडक्टर लेते हैं, ये क्या है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। सो दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और आप किसी एक पॉइंट P पे यहाँ पे है इसके पास, तो बच्चों ये डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस इज द A। बच्चों यहां से लेकर अगर आप इसको देखो बच्चों, यहां पर अगर आप देखेंगे दिस एंगल स्मॉल है, ये एंगल इंक्रीज करेगा, ये एंगल इंक्रीज करेगा, और ये इनफाइनाइट पे है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बच्चों ये ज्वाइन नहीं होगा, लेकिन ये जो एंगल है दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बच्चे बोलेंगे ये 90 डिग्री हो नहीं सकता, बिकॉज बच्चों मैं बोल रहा हूं कि इनफाइनाइट वायर, तो इनफाइनाइट वायर जब भी मैच होंगी तो वो कहां पे जाके होंगी, इनफाइनाइट पे, उस टाइम पे एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। या बच्चों ऐसे करते हैं हम इसको अंडरस्टैंड। सपोज एक आप बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के 100 माले हैं, उसके 100th फ्लोर है, और आप इस बिल्डिंग के बिल्कुल यहाँ क्लोज खड़े हैं, तो बच्चों आपको अगर यहां से इसका अगर ये 50th फ्लोर मान लो आप इसके बिल्कुल सेंटर पे हैं, तो यहां से अगर आप इसका 50th फ्लोर आप देखना चाहेंगे, तो आपको अपनी गर्दन को मान लो वो आपके यहां से एंगल है, तो ये एंगल 0, यहां से अगर ऊपर की तरफ देखेंगे, जहां तक आप उसका टॉप देखेंगे, तो आपकी गर्दन उस टाइम तक कितना एंगल बना चुकी होगी, 90 डिग्री। उसी तरह से अगर हम इसके डाउनवर्ड इसके नीचे देखें, तो अगर आप इसके बिल्कुल पास, या फिर ऐसे करें आप किसी भी बिल्डिंग के पास खड़े हो जाएं, तो जैसे आप उसके लेट अस सपोज जैसे मैं यहाँ पे हूं और मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, अगर जितना मैं इससे दूर रहूंगा उतना ही एंगल मेरे से ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके क्लोज आता जाऊंगा तो मेरा एंगल वो क्या होगा, दैट इज चेंजेस टू 90 डिग्री। मींस इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर के लिए जो आपका φ1 था, φ1 दैट इज आल्सो 90 डिग्री, और जो φ2 था दैट इज आल्सो क्या आ रहा था, दैट इज 90 डिग्री। सो जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा था फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर के लिए, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, दिस इज द साइन ऑफ थीटा जो था दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 90 एंड साइन 90 1, सो b इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, सो दिस इज 2i अपॉन ए एक्सप्रेशन आएगा अगर ये क्या होगी हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी क्लोज टू द कंडक्टर। तो या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, पॉइंट इज वेरी क्लोज टू कंडक्टर। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट केस आ रहा है। तो बच्चों अब आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट, ये सभी के सभी कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड लेट अस सपोज अगर ये वायर है, इसके अराउंड में अगर हम देखेंगे तो अगर इस पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो इसके इनवर्ट इस तरफ जाएगी, इसी तरह से अगर मैं इस तरफ आऊंगा तो इनवर्ट इस तरफ। मींस अगर इसके मैं सभी डायरेक्शन में देखूं, अगर यहां से एट सेम डिस्टेंस, मींस ये ए पे डिपेंड कर रहा है। लेट अस सपोज ये हमारे पास वायर थी और इनफाइनाइट वायर है, तो ये ए, तो यहां पे इसकी जो डायरेक्शन आएगी दिस इज द इनवर्ट। अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये आएगी आउटवर्ड, मींस ये सिलेंड्रिकल शेप एक्वायर करेगी इसके अराउंड में टू द करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। सो ये इसकी आएगी। और बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ए, सो इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। सो दिस द ग्राफ बिटवीन बी एंड ए। जैसे ए इसका कम होगा वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसकी ज्यादा होगी, जैसे जैसे ए इंक्रीज करता जाएगा उस हिसाब से उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट केस फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। अब जो सेकंड केस आएगा, लेट अस दिस इज द सेकंड केस। अब ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इस पॉइंट को हम किसी एक पॉइंट पे रख देते हैं, लेट अस सपोज दिस इज अ कंडक्टर। और ये जो पॉइंट था, यहाँ पे जो पॉइंट P था, इस पॉइंट को हटा के मैंने इस पॉइंट को इसके बिल्कुल एंड पे रख दिया। इफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टू द वन एंड ऑफ कंडक्टर। या तो ऐसे लिखा हो सकता है या फिर इसको बोल सकते हैं सेमी, यहां था इनफाइनाइट कंडक्टर, सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर। अब इसको हम सेमी इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हैं, मींस ये इसके हाफ में यहां पे लाई कर रहा है। बच्चों ये वाला अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था, अगर ये पॉइंट यहाँ पर पहुंच जाता है तो जो फाइव वन था वो क्या बन जाएगा, 0। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है बिकॉज इनफाइनाइट पॉइंट, तो इनफाइनाइट पॉइंट के लिए ये जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मींस θ2 क्या आएगा हमारे पास 90 डिग्री। अब बच्चों ये वाला पॉइंट अगर आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, ये था इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो अब जो φ2 आएगा वो आएगा 0 और जो φ1 आएगा दैट इज द φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप इसमें से ये वाला केस या ये वाला केस कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, सो V इज इक्वल टू, बिकॉज φ1 इज इक्वल टू 0 एंड φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड φ2 इज इक्वल टू क्या होगा 0 फॉर सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर, या फिर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द टू द वन एंड ऑफ द कंडक्टर। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पे था हमारे पास I अपॉन A, फर्स्ट एंगल आएगा साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 0 डिग्री। जब इसकी वैल्यू देखेंगे तो दिस इज द B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1 and sin 0 is equal to 0. So this is the magnetic field और ये भी क्या आएगा around a, क्या बनाएगा ये सिलेंडर बनाएगा around a wire. So this is the second case and third case is यहाँ पे था, let us suppose हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसके मिड पॉइंट पे था। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो हमने रख दिया था वन एंड पे। अब यहां से लेकर हम वन एंड पे और वन एंड से बाद हम इसके कहां पे जा रहे हैं, एक्सिस पे। इफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज on the axis of conductor। अब हम क्या रहे हैं, एक्सिस ऑफ कंडक्टर पे इसको रख रहे हैं। लेट अस सपोज ये थी हमारे पास वायर, इस पॉइंट को मैं यहां से लेकर पहले यहां तक लेके गया, अब इस पॉइंट को मैं यहां तक लेके जा रहा हूं।
तो बच्चों जो ये हमारे पास था, यहाँ पे था हमारे पास ये, और इस एंगल को मैं यहाँ पे लेके जा रहा था, जीरो आ रहा था। मींस अगर अब इस एंगल को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो जो एक एंगल था यहाँ से लेकर आप देखेंगे, यहाँ से ये जो एंगल बन रहा था, यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया ये पॉइंट। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए जो एंगल बन रहा है, वन एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मान लेट अस सपोज हमारे पास जो थीटा 2 था वो क्या बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये पहुंच जाएगा तो एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जो ये सेकंड पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट यहां से लेकर यहां तक जब पहुंचेगा तो जो सेकंड एंगल था दैट इज इक्वल टू, सो द सेकंड एंगल इज इक्वल टू 0। या फिर अगर हमने यहां पे रखेंगे तो फाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और फाई 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। सो हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं, सो b इज इक्वल टू साइन 180 दैट इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0 मींस मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी 0। तो बच्चों यहां पे हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन में ऐसे है, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्लोज है, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द वन एंड है, या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सिस पे है, तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहे हैं, यहाँ पे आ रही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके सेंटर के पास हो या बिल्कुल इसके सेंटर के पास होगा तो इसकी आएगी मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a। अगर ये किसी वन एंड पे लाई करेगा तो इसकी वैल्यू इसके हाफ हो जाएगी। मींस दिस इज द फर्स्ट केस। सो लेट अस पुट दिस इज द v1, दिस इज द v2, इसको हम v2 मानते हैं। दिस इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a, और लास्ट में जो एक्सिस पे है उसकी वैल्यू कितनी है 0। मींस मैक्सिमम वैल्यू आएगी यहाँ पे, उसके बाद उसका हाफ हो जाएगा उसके वन एंड पे, और जीरो कब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उसके एक्सिस के ऊपर। सो ये हम कंपेयर कर सकते हैं 3 केसेस में कि उसके सेंटर पे होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसके वन एंड पे होगा तो उसकी हाफ वैल्यू, और जब एक्सिस पे होगा सो दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आ गया कंपैरिजन। अब बच्चों अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आपको मैंने बता दिया कि इजी है, जिससे कि हम कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हमें एक्सप्रेशन भी याद हो चुका है अभी तक के लिए। सो b इज इक्वल टू हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ चुका है b दैट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है, ये आपने लर्न कर लेना है। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल दैट इज फर्स्ट a wire containing 2 ampere current, a point which is perpendicular to the wire at a distance of 10 centimeter from the wire, making an angle 30 degree and 60 degree to the end of wire. Find the magnetic field strength. तो बच्चों हमें क्या है, हमें एक वायर दी है जो कितना एम्पेयर करंट करी है 2 एम्पेयर। सो हम एक वायर बना लेते हैं। सो दिस इज द वायर विच हैव करंट 2 एम्पेयर, और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर पे 10 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट P है जो एक एंगल बना रहा है। दिस इज 30 डिग्री। सो दिस इज एंगल 30 डिग्री, और कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज द 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो बच्चों हमें पता है, एज वी नो दैट
बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। तो बच्चों हम वैल्यूज पुट कर देंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज 10 पावर माइनस 7, आई इज इक्वल टू 2 और ए जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 अपॉन 100, सो दिस इज इक्वल टू 1/10 मीटर। सो दिस इज द 1/10 हमारे पास आ गया ये हमारे पास ए दैट इज ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस। और आगे जो एंगल है दैट इज द साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री। सो ये हमारे पास बी जो है दैट इज 10, ये ऊपर जाके बन गया 10, ये आ गया 10, दिस इज 2 साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस साइन ऑफ 60 दैट इज द √3/2। सो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, ये बन गया 10 पावर माइनस 6, दिस इज 2 बेस में यहाँ पे आ गया 2, सो दिस इज द 1 प्लस √3, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1 प्लस √3 10 पावर 6 और मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स आते हैं दैट इज द टेस्ला, 10 पावर 6 दैट इज इक्वल टू माइक्रो टेस्ला। और यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट कर दे √3 की, दिस इज द 1.73 अप्रोक्सीमेटली हम इसको पुट कर रहे हैं। सो बी जो आएगा, सो बी इज इक्वल टू 1 दैट इज द 2.73 माइक्रो टेस्ला। सो बच्चों इस तरह से अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप इन न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये न्यूमेरिकल था फर्स्ट। अब करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड। अब करते हैं हम न्यूमेरिकल सेकेंड। सो मैग्नेटिक फील्ड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ infinite long straight current carrying wire is 7 microtesla. Find the current in the wire. अब बच्चों ये यहां पर आप देखेंगे, इसके लिए मैं चलो आपको यहां पे मैं देता हूं, दिस इज द ऑप्शन दैट इज द 24 एम्पियर, सेकंड इज द 28 एम्पियर, थर्ड इज द 25 एम्पियर, फोर्थ इज द 27 एम्पियर। सो बच्चों आप वीडियो को पॉज करेंगे, जल्दी से आप यहां से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों ये हमारे पास कौन सा केस बन रहा है, दिस इज द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो बच्चों जो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, या तो आप इसकी वैल्यू 90 प्लस 90 पुट कर दे, या तो डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला था दैट इज द B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A, ये हमारे पास था फॉर्मूला। तो बच्चों यहां से हमें निकालना है I, सो I इज इक्वल टू B और A यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लिकेशन आ गया A अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया नीचे, और साथ में हमारे पास आ गया 2। सो अब जल्दी से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं I की। सो I इज इक्वल टू I B कितना दिया है 7 माइक्रो, में 7 इंटू 10 पावर माइनस 7 A हमारे पास जो दिया था दैट इज द 80 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। सो हमारे पास B दिया था दैट इज 7 माइक्रो T, सो दिस इज 7 इंटू 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 6, और ये हमारे पास B की वैल्यू आ गई। हमारे पास A दिया था दिस इज द 80 सेंटीमीटर, सो दिस इज द 80 अपॉन 100, सो दिस इज इक्वल टू 0.8 मीटर, या फिर हम इसको 8 अपॉन 10 ही रहने देते हैं। सो ये हमारे पास A की वैल्यू दे दी है। सो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो सॉरी यहाँ पे मैंने 10 पावर 6 नहीं, यहाँ पे 10 पावर 6 आएगा। अब A जो था दैट इज A इज इक्वल टू 8 अपॉन 10 अपॉन हमारे पास जो म्यू अपॉन 4 पाई की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू
10⁻⁻7 और यहाँ पे हमारे पास 2। सो 2 से यहाँ कैंसिल होकर 4, 7 4 28, ये है 10⁻7 और यहाँ पे है 10। तो जब ये आपस में क्लब होंगे तो ये आएगा 10⁻6 और नीचे आएगा 10⁻⁻6। सो कैंसिल आउट होकर दिस इज द I is equal to 28 एम्पियर। सो ये हमारे पास आ गई करंट की वैल्यू। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज द 28। सो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमारे पास लेट सपोज मेरे पास एक स्केल है और इस स्केल की साइड है दैट इज द L। सो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्केल। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड साथ में उसकी क्या निकालनी है? डायरेक्शन भी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास इसको हम करते हैं जो हमने अभी तक किया था। हमारे पास एक वायर मान लेते हैं, इस वायर का ये वाला पॉइंट है। सो बच्चों ये अगर L है तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस, अगर कंप्लीट डिस्टेंस ये हमारे पास L है, ये L है, तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना आ गया? दिस इज द L/2 मींस A हमारे पास कितना आ गया? L/2। अब बच्चों यहां से आप देखेंगे, अगर यहां से मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूं तो ये एंगल बनेगा। बच्चों ये एंगल अगर देखेंगे कंप्लीट एंगल होता है 90, सो दिस एंगल इज इक्वल टू 45। ये एंगल है 90, सो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 45। अब इस तरह से अगर इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, हमें बिकॉज ये वाला एंगल θ2 और ये वाला एंगल क्या रहना होता है? θ1। सो ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 45 और ये भी कितना आएगा? 45। सो हमारे पास ये एंगल φ1 और φ2 कितना आ गया है? 45 45। सो B जो फॉर्मूला था, सो B इज इक्वल टू μ0/4 पाई I/A साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। बच्चों हमारे पास θ1 कितना आ गया है? 45, θ2 भी कितना आ गया है? 45। सो लेट अस सपोज इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसको क्या बोलता हूं मैं? V1। सो V1 इज इक्वल टू बच्चों ये μ0/4 पाई आपने कहीं भी कैंसिल नहीं करना है। मान लो यहाँ पे 2 आ जाता है तो उसको छोड़ देना है, बिकॉज हमें इसकी वैल्यू हमें क्लियर है दैट इज 10⁻⁻7 सॉरी 10 पावर कितनी थी? -7। तो ये हमें क्लियर है तो हम इसकी वैल्यू हम छोड़ देंगे। सो दिस इज μ0/4 पाई I/A एंड A जो था दैट इज इक्वल टू L/2 साइन ऑफ θ1, साइन ऑफ θ1 दैट इज इक्वल टू 45 प्लस साइन ऑफ 45। सो ये B1 आ गया μ0/4 पाई 2I/L साइन ऑफ जो 45 होता है दैट इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2। सो B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I। लेट अस सपोज यहाँ पे जो करंट जो था जो फ्लो कर रहा था दैट करंट इज कैपिटल I। सो 2I/L और √2 into √2 दिस इज द 2y/2। So B1 जो वैल्यू आई थी दिस इज इक्वल टू μ0/4 पाई दिस इज द 4I/√2 into L। सो बच्चों ये B1 की वैल्यू आ रही है। तो बच्चों यहाँ पे अगर B1 की वैल्यू आ रही है, अब इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। थंब को रखेंगे हम करंट की डायरेक्शन में और पॉइंट के टुवर्ड्स जाएंगे हमारे फिंगर, तो दैट इज द इनवर्ट। सो ये इनवर्ट आ रहा है। तो बच्चों ये सिमिलरिटी कंडीशन है। अब इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये करंट की डायरेक्शन इनवर्ट आएगी। अगर इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये भी क्या आएगी? इनवर्ट। इस डायरेक्शन में हम देखेंगे तो ये भी क्या आएगी? इनवर्ट। और इन सभी जगह पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा सेम। सो देयरफॉर B1, B2, B3 और जो B4 है उन सभी का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। सो अगर हम इसको टोटल मैग्नीट्यूड निकालें सो दिस इज 4 into B1। सो 4 into μ0/4 पाई और क्या वैल्यू आ रही थी? दिस इज द 4I/√2 into L। So B is equal to this is the μ0/4 पाई 16I/√2 into L। ये आ रही थी टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्क्वायर। और बच्चों जो इसकी डायरेक्शन आ रही थी दैट इज द
बिकॉज दिस इज द इनवर्ट, सो ये आ रही थी इनवर्ट। सो इस तरह से हम यहाँ पे अगर वैल्यूज गिवन हो तो आप वैल्यूज पुट करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अब करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल। सो ये बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल है। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट अस सपोज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और जो करंट है ये मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। सो अब लेट अस सपोज हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चों सबसे पहले हमें लेट अस सपोज की जो लेंथ है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at the center of equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। उसकी जो लेंथ है दैट लेंथ इज L। सो अगर ये लेंथ L है, सो ये हम पॉइंट मान लेते, दिस इज A जो हमने आर्टिकल में अंडरस्टैंड किया था, ये वायर मान लेते हैं, ये हमारे पास एट ए डिस्टेंस A पे है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि ये जो एंगल होता है कितना होता है, एंगल 60। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये एंगल कितना आएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू 30। ये एंगल कितना है 90, सो देख ये कितना आ जाएगा 60। इन सिमिलर वे इस डायरेक्शन में भी दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ये हमारे पास वायर आ गई है, एक एंगल दिस इज 5 θ1 और ये कितना एंगल है θ2। सो हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन ऑफ θ1 एंड साइन ऑफ θ2। साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, हमें ये एक्सप्रेशन पता है। अब बच्चों सबसे पहले हम A निकालेंगे। जो A है, यहाँ पे A है, तो A निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, tan ऑफ 30 डिग्री, बिकॉज ये हमारे पास है दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। बच्चों ये अगर लेंथ L है तो ये कितना आएगा L/2 एंड दिस इज द L/2। ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू नोन है, तो हम कौन सा एंगल लगा सकते हैं, tan 30। सो दिस इज द A अपॉन दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो A अपॉन L/2, सो व्हिच इंप्लाइज A is equal to L/2 into tan of 30। so tan 30 is equal to, so which is equal to A is equal to L/2 and tan 30 is equal to 1/√3, तो उसको मैंने दिया 2√3। तो बच्चों हमारे पास A की वैल्यू आ चुकी है और हमारे पास एक एंगल 60 डिग्री है, दूसरा एंगल भी कितना है, φ1 भी 60 डिग्री एंड φ2 that is also equal to 60 डिग्री। so this is the theta लिखा था मैंने, so this is the theta and theta। so therefore B is equal to mu naught upon 4 pi I upon A is equal to L upon 2√3 into sine of 60 डिग्री, बिकॉज हमारे पास थीटा 61 आया है, 60 प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री। so B is equal to mu naught upon 4 pi, this is the 2√3 I upon L, sin 60 and sin 60, this is the √3/2 plus √3/2। so this is equal to B is equal to mu naught upon 4 pi 2√3 I upon L। अब ये जो वैल्यू आई थी 1/2 हाफ एंड हाफ, सो दिस इक्वल टू √3। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे, सो B, ये मैंने B1 लिखा था, सो दिस इज द B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई √3 into √3 that is 3 to the 6I upon L। सो बच्चों ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर दिस वायर। तो बच्चों अब हमें निकालनी है इसकी डायरेक्शन। तो थंब आएगा हमारे पास फ्रंट की डायरेक्शन में, फिंगर आएगी हमारे पास आर की डायरेक्शन मींस आउटवर्ड। इस पॉइंट पे भी आउटवर्ड, इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे भी आउटवर्ड और इस पॉइंट पे भी क्या आएंगे आउटवर्ड। और जो B टोटल आएगा B इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B1, बिकॉज यहाँ पे अगर हम सिमेट्री करेंगे तो ये भी सेम आएगा इसकी तरह और यहाँ पे भी क्या आएगा सेम। सो B इज इक्वल टू B इज इक्वल टू दैट इज द 3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6I अपॉन L। सो दिस इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज 18 I अपॉन L। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी दैट इज द आउटवर्ड। सो बच्चों ये थे कुछ न्यूमेरिकल जिससे आपको कुछ कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो बच्चों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए, तब तक के लिए